हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 साझेदारी का पुनर्गठन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम? चैप्टर कौन सा? साझेदारी का पुनर्गठन। तो आज हम साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ेंगे। साझेदारी का पुनर्गठन किस तरह से किया जाता है, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है? जब दो साझेदार मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं, जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को चलाते हैं, तो हो सकता है उस बिजनेस को चलाते समय उनको उनके मध्य जो साझेदार हैं उनके मध्य कुछ आपसी मतभेद हो सकता है, या तो कोई बीमार पड़ सकता है, या तो फिर किसी और कारण से कोई बिजनेस छोड़ के चला गया, कोई दिवालिया हो गया, कोई पागल हो गया, या फिर बिजनेस का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो इस कारण से जब साझेदार एक व्यापार को छोड़कर चला जाता है तो उस समय साझेदारों का उसके बाद जो व्यापार है उसका पुनर्गठन किया जाता है, मतलब रिवोल्यूशन, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, फिर से उन्हें पुनर्गठन किया जाता है। यानी जो भी उसके खाते हैं उनको तैयार किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक एक करके खाते जो भी उनके पास संपत्तियां उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। या ठीक है, मतलब जब साझेदारों के मध्य जब कोई एक साझेदार व्यापार छोड़ के चला जाता है, या तो वो किसी भी कारण से जा सकता है, या तो पागल होने के कारण, दिवालिया होने के कारण, या बीमार था, या किसी और कारण से, तो उस समय जब नए खाते तैयार किए जाते हैं तो उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो पुनर्गठन में क्या होता है कि जब एक साझेदार दूसरे साझेदार के लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, या और एक साझेदार दूसरे साझेदार के लाभ का हिस्सा मतलब जो एक साझेदार है वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा त्याग करेगा और वही हिस्सा कोई दूसरा साझेदार प्राप्त करेगा। तो जो त्याग करेगा उसे त्याग अनुपात बोलते हैं, और जो प्राप्त करेगा उसे प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। तो त्याग अनुपात होता है त्याग अनुपात, यानी जब एक साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा किसी अन्य साझेदार को देता है तो उसे ही त्याग अनुपात कहा जाता है। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक, अब दूसरा है प्राप्ति अनुपात। अब प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं? तो प्राप्ति अनुपात जब साझेदारों के मध्य आपसी पुनर्गठन होता है तो उस समय एक साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा दूसरे साझेदार को त्याग करता है, तो जो त्याग किया हुआ लाभ का हिस्सा कोई दूसरा पहला साझेदार प्राप्त करता है तो उसे ही प्राप्ति अनुपात कहते हैं। तो प्राप्ति अनुपात का भी फार्मूला होता है नया अनुपात, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। यानी जो त्याग अनुपात है इसी का उल्टा नया अनुपात होता है, यानी जो त्याग अनुपात है इसका उल्टा प्राप्ति अनुपात होता है। मतलब प्राप्ति अनुपात में एक साझेदार अपना हिस्सा छोड़ता है तो दूसरा साझेदार उसको प्राप्त करता है, और त्याग अनुपात में एक साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा त्याग करता है और सामने वाला या दूसरा साझेदार उसको प्राप्त करता है, तो उसे ही त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात कहते हैं। तो ये तो था त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। साझेदारी के पुनर्गठन में ही जो खाते तैयार किए जाते हैं उसमें सबसे पहला खाता तैयार किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, तो ये भी लाभ हानि नियोजन खाता जैसा कि नाम है वो इसी तरह ये बनाया भी जाता है। ये इसका डेबिट पक्ष होता है, ये इसका क्रेडिट पक्ष होता है। तो अब लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? तो जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो लाभ और हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो व्यापार का लाभ और हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से ही बनाया जाता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। अब इसके क्रेडिट पक्ष की ओर क्या लिखा जाता है? तो इसके क्रेडिट पक्ष की ओर जो प्रॉफिट होता है वो लिखा जाता है। जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो पिछले साल का प्रॉफिट होता है वो यहाँ लिखा जाता है। और इसके साथ अगर कोई आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई आहरण पर ब्याज हो तो वो भी इसके क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। तथा इसके डेबिट पक्ष की ओर क्या लिखा जाता है? इसके डेबिट पक्ष की ओर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो इसके डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। तथा कमीशन यानी जो साझेदारों को कमीशन मिलता है वो प्लस सैलरी, ये इसके डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। मतलब इसके जो लाभ हानि नियोजन खाता है इसके डेबिट पक्ष की ओर क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि साझेदारों को उनके पूंजी पर ब्याज मिलता है वो, और जो उनको कमीशन मिलता है और जो उनको सैलरी मिलती है वो लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। और इसके क्रेडिट पक्ष की ओर पिछले साल का लाभ और अगर कोई आहरण पर ब्याज है तो वो लिखा जाता है। फिर दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाता है, मतलब फिर दोनों पक्षों को जोड़ घटा दिया जाता है। यानी फिर दोनों पक्षों का एक तरह से कह सकते हैं कि हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं। अगर दोनों पक्षों का योग करने पे अगर हमें पता चलता है कि क्रेडिट पक्ष का योग, मतलब जो क्रेडिट पक्ष की राशि है यानी जो इसका टोटल है, जो क्रेडिट पक्ष का टोटल है, अगर वो डेबिट पक्ष के टोटल से ज़्यादा है तो अंतर की जो राशि होती है वो लाभ कहलाता है, टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं इसको, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक, और अगर इसकी अपोजिट अगर डेबिट पक्ष का योग, मतलब जो इस साइड का टोटल है, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा निकला तो अंतर की राशि लॉस कहलाती है। ये प्रॉफिट अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा और डेबिट पक्ष का योग कम निकला तो अंतर की राशि लाभ कहलाएगी। इसके विपरीत अगर डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष का योग कम निकला तो अंतर की राशि हानि कहलाएगी। इस लाभ हानि को साझेदारों को, ये जो लाभ हानि होता है ये साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि
या तो एक निश्चित अनुपात या तो पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये लाभ हानि, अगर लाभ हुआ तो भी उनके नीचे यहाँ पे साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा, अगर हानि हुआ तो भी साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो इसे हम जिस तरह से ये बनाया जाता है इसी तरह हम इसे परिभाषित भी कर सकते हैं। किस तरह से, तो देख लेते हैं। जो लाभ हानि खाता है वो लाभ और हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। अब इसके डेबिट पक्ष की ओर क्या क्या लिखी जाती हैं तो वो भी दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसके डेबिट पक्ष की ओर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी लिखी जाती है, और इसकी क्रेडिट पक्ष की ओर पिछले साल का लाभ, और अगर कोई आहरण पर ब्याज है तो वो उसके क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। फिर दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाता है। योग का अर्थ है यानी दोनों पक्षों का फिर टोटल कर लिया जाता है। अगर टोटल से हमें पता चलता है कि क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है और डेबिट पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि लाभ होगी यानी प्रॉफिट होगा, जिसे साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा। अगर इसके विपरीत अगर डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा निकला और क्रेडिट पक्ष का योग कम निकला तो भी अंतर की राशि हानि होगी, तो इसे भी साझेदारों के मध्य उनके निश्चित अनुपात या पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये तो था लाभ हानि नियोजन खाता का परिभाषा। अब हम देख लेते हैं साझेदारों के खाते। ये था लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम देख लेते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता भी दो तरह से होता था, दो तरह से बनाया जाता है। एक स्थिर पूंजी खाता, स्थिर पूंजी खाता, और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो अब समझ लेते हैं कि स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है। जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता क्या होता है, इसमें जो साझेदारों की पूंजी रहती है वो स्थिर रहती है, मतलब वो बदलता नहीं है जब तक कि उसमें से पैसा निकाला या डाला ना जाए, तो तब तक ये स्थिर रहता है। जो साझेदारों का पूंजी है वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी परिवर्तित होती रहती है। ये एक अंतर भी है कि स्थिर पूंजी खाते में पूंजी स्थिर रहती है और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी परिवर्तित होती रहती है। और दूसरा, स्थिर पूंजी खाते में चालू खाता अलग से खोला जाता है, मतलब जो स्थिर पूंजी खाता है, स्थिर पूंजी खाते में चालू खाता अलग से खोला जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में चालू खाता अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब जो स्थिर पूंजी खाता है इसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है, जो शेष है इसका हमेशा क्रेडिट होता है। ये तीसरा अंतर है, ये क्रेडिट होता है, इसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी कभी डेबिट हो सकता है, कभी कभी डेबिट हो सकता है। ठीक, अब ये तो था कि पूंजी खाता। अब स्थिर पूंजी खाते में जो चालू खाता अलग से खोला जाता है, इसमें जो लेखा किया जाता है वो चालू खाते में कौन कौन सी मदों का लेखा किया जाता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेतन, कमीशन, यानी सैलरी और कमीशन जो कि चालू खाते में लिखा जाता है, और सिर्फ पूंजी का लेखा स्थिर पूंजी खाते में होता है। उसके अलावा जो सैलरी, वेतन, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब मदों का लेखा चालू खाते में किया जाता है स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत। और जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है इसमें चालू खाता अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें सभी का लेखा होता है, कैपिटल का भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, ड्राइंग का भी और सैलरी का भी, कमीशन का भी, क्योंकि इसमें अलग से चालू खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए सारी मदों का लेखा परिवर्तनशील पूंजी खाते में किया जाता है। लेखा परिवर्तनशील पूंजी खाते में किया जाता है, इसीलिए इसकी पूंजी परिवर्तित होती रहती है। और स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है, इसीलिए ये पूंजी परिवर्तित नहीं होती है जब तक कि उसमें पैसा या पूंजी निकाली या डाली ना जाए अलग से। लेकिन इसके साथ साथ एक चालू खाता अलग से खोलने की भी आवश्यकता होती है, जिसमें चालू खाते में जो चालू खाता अलग से खोला जाता है इसमें आहरण पर ब्याज और कमीशन, सैलरी और पूंजी पर ब्याज, इन सब का लेखा चालू खाते में किया जाता है। तो ये था साझेदारों का पूंजी खाता कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे एक तरह से हम इसमें अंतर भी ये स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर भी निकाल सकते हैं क्या, कि स्थिर पूंजी खाते में पूंजी स्थिर रहती है और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी परिवर्तित होती रहती है। ये इसकी परिभाषा भी है और इसमें अंतर भी है। और दूसरा, स्थिर पूंजी खाते में चालू खाता अलग से खोला जाता है और परिवर्तनशील पूंजी खाता में चालू खाता अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी कभी डेबिट हो सकता है। ठीक, स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है। जो स्थिर पूंजी खाता है उसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है, यानी सिर्फ कैपिटल का लेखा किया जाता है। जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो कैपिटल का किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता में कैपिटल पर ब्याज, मतलब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीज़ों का लेखा किया जा सकता है। ठीक, तो ये था साझेदारों का पूंजी खाता। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालेंगे कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। अभी फिलहाल इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।